हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी के नेक्स्ट पार्ट में आज हम बेस थ्योरम देखेंगे और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे। बेस थ्योरम का प्रूफ आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट वी विल डिस्कस इट फॉर अ वाइल। पहले तो मैं आपको बेस थ्योरम की स्टेटमेंट अच्छे से समझाती हूँ, फिर इसका मैं प्रूफ भी आपको बताऊँगी। व्हाट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ बेस थ्योरम? इफ़ E1 E2 En, ये डैश आना था भाई यहाँ पर, En का मतलब E1 से लेकर En तक, दीज आर n नॉन एम्प्टी इवेंट्स। E1 E2 E3 E4 E5 E6 En, ये n नॉन एम्प्टी इवेंट्स हैं विच कॉन्स्टिट्यूट अ पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस S। ठीक है भाई, S हमारा एक सैंपल स्पेस है और उस सैंपल स्पेस में ये n इवेंट्स हैं, E1 है, E2 है, E3 है, E4 है, En-1 है और En है, जो कि इस सैंपल स्पेस की पार्टीशन कर रहे हैं। पार्टीशन का मतलब क्या है कि ये सभी इवेंट्स डिसजॉइंट हैं, इनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। दूसरी बात, इन सभी की यूनियन सैंपल स्पेस के इक्वल है, जो इसने खुद भी यहाँ क्लियर कर दिया कि E1 E2 En आर पेयर वाइज डिसजॉइंट एंड देयर यूनियन इज इक्वल टू S। ओके, एंड A इज एनी इवेंट ऑफ नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी। अब A कोई और इवेंट है सेम सैंपल स्पेस से रिलेटेड और जो A की प्रोबेबिलिटी है अगर वो नॉन जीरो है, तो बेस थ्योरम क्या कहती है कि A की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू EI का मतलब इनमें से किसी भी एक इवेंट से रिलेटेड A की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ EI विद रिस्पेक्ट टू A बाय समीशन ऑफ सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ EJ। हमने अलग फिक्स यूज कर लिया यहाँ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ EJ विद रिस्पेक्ट टू A, जहाँ J हमारा 1 से लेकर N तक वेरी करता है। जब मैंने बेस थ्योरम की स्टार्टिंग कराई तो मैंने आपको ये बताया था कि दिस इज द रिवर्स प्रोबेबिलिटी। आप इसे ऐसे मान सकते हैं कि आपके पास N बैग्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड N बैग्स हैं आपके पास, और हर बैग में हमारे पास कुछ बॉल्स हैं, कुछ ब्लैक बॉल्स हैं, कुछ वाइट बॉल्स हैं। क्लियर है? तो ये एक इवेंट हमने ब्लैक बॉल निकालनी है, मान लीजिए हमने ब्लैक बॉल बाहर निकालनी है, तो वो A इवेंट हो गया हमारा। थोड़ा सा मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि E1 E2 En क्या है। E1 E2 E3 E4 En हमारे पास ये N बैग हैं, थैले हैं, इनके अंदर हर एक के अंदर अलग अलग अमाउंट में ब्लैक और वाइट बॉल्स भरी हुई हैं। क्लियर है? तो ये सब थैले अलग अलग हैं, पेयर वाइज डिसजॉइंट हो गए। इन सब के अलावा हमारे पास कोई और थैला है नहीं, तो ये इन सब की यूनियन हमारी सैंपल स्पेस के इक्वल आ गई। क्लियर? अब हमने एक ब्लैक बॉल बाहर निकालनी है तो वो A इवेंट हो जाता है हमारा। क्लियर है? अब अगर हमें सीधा सा काम करना होता तो हम क्या करते, या तो हम पहला बैग लेते फिर ब्लैक बॉल निकालते। ध्यान देना, मैंने पहले फर्स्ट बैग लिया और ब्लैक बॉल निकाली, या मैंने सेकंड बैग लिया और फिर ब्लैक बॉल निकाली, या मैंने nth बैग लिया और मैंने ब्लैक बॉल निकाल ली। सिंपल सी बात थी। बट अब रिवर्स क्वेश्चन है कि A इवेंट तो अक्कर हो चुका है, ब्लैक बॉल तो आ चुकी है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 5वें थैले में से आई है, वो 5वें थैले में से आई है। समझे बात को कि ब्लैक बॉल बाहर आ चुकी है, ये इवेंट तो ऑलरेडी अक्कर हो चुका है। अब इस बात की कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो हमने 5वें थैले में से निकाली है। ध्यान देना भाई, EI बाय A यानी E5 बाय A, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 और 5वें थैले में से निकाली गई बॉल की प्रोबेबिलिटी और इन सब का समीशन। ध्यान से मैं यहाँ थोड़ा वो कर देती हूँ पार्टीशन, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2 से लेकर 5 केसेज का, 5 या 10 या n जितने भी केसेज है उन सब का सम। ये हमें बेस थ्योरम बता रही है। देखो, बेस थ्योरम का ना तो आपने प्रूफ एग्जाम के पर्पज से याद करना नहीं है, बिल्कुल भी इसको सॉल्व नहीं करना है उस हिसाब से, और ना ही आपने इसको
इसको रटना है। जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो हम उसको प्रोबेबिलिटी के मेथड से ही मैं आपको बताऊंगी, तो वो आपको और भी ईजी लगेगा। फिर भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ मैं आपको ये बता दूँ प्रूफ देने से पहले कि ये जो हमारी n इवेंट्स हैं E1, E2, E3, E4, En, ये तो हमारे कहलाते हैं हाइपोथेसिस। क्या कहलाते हैं ये n इवेंट्स हमारे? ये कहलाते हैं हाइपोथेसिस। ठीक है भाई। और हमारी जो प्रोबेबिलिटी है किसकी? ई आइज़ की जो हमारी प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, ये हमारी कहलाती हैं प्रियोरी प्रोबेबिलिटीज़। ठीक है भाई, सिर्फ सब बताने के लिए। और ये जो प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है ये कहलाती है पोस्टेरियोरी प्रोबेबिलिटी। क्लियर? ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, अगर आप ध्यान रखें तो, अदरवाइज एग्जाम के पर्पज से बिल्कुल भी नहीं है। तो अब मैं जल्दी से एक ही मिनट में पहले आपको बेस थ्योरम का प्रूफ बताना चाहूँगी। हम बिल्कुल सिंपल तरीके से देखते हैं इसके प्रूफ को कि हमने क्या निकालना है। EI बाई ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी विद EI। आप याद करें बिल्कुल पहली एक्सरसाइज में A बाई बी हमने क्या देखा था? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ये थी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। तो ये हमारी क्या बन जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ इन दोनों की इंटरसेक्शन, यानी कि A इंटरसेक्शन EI। भाई A इंटरसेक्शन B कर दो या B इंटरसेक्शन A कर दो, डिवाइडेड बाय में इसकी प्रोबेबिलिटी, A की प्रोबेबिलिटी। क्लियर? अब A की प्रोबेबिलिटी जब हमने पार्टीशन किया था और मैंने टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी, तो जो हमारी A की प्रोबेबिलिटी आई थी वो क्या आई थी टोटल थ्योरम से? कि दैट वाज प्रोबेबिलिटी ऑफ EI और प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय EI, I वेरीज फ्रॉम 1 to n। क्लियर है? और A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से A इंटरसेक्शन B यानी AB की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? A की प्रोबेबिलिटी इनटू B की प्रोबेबिलिटी कंडीशनल विद रिस्पेक्ट टू A, या B की प्रोबेबिलिटी और A की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब भी ऑलरेडी अक्कर हो चुका है। तो यहाँ हम लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी और यहाँ हम लगाएंगे टोटल प्रोबेबिलिटी वाली जो अपनी थ्योरम है, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। बस इतना सा काम है। तो EI बाई A ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ EI, ठीक है, और A की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू EI। ये मैंने लगाई है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी मैंने यहाँ लगाई है। तो ये रिजल्ट आ जाएगा। सिग्मा ऑफ J लगा लो, यहाँ पर I लगा लो, इससे फिक्स से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ EI, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई EI, I वेरीज फ्रॉम 1 to n। आप यहाँ I के प्लेस पर, जैसे आपकी बुक में है, कई बच्चों को वहम रहता है कि भाई बुक की लैंग्वेज नहीं है, तो आप J लगा सकते हो और ये आपकी बेस थ्योरम का रिजल्ट आ जाता है। लेकिन इसको समझने में बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है, तो हम इनको अब एक कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से अब मैं बेस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराऊंगी। चलिए बेस थ्योरम को अब हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। पहले हम इसमें बेस थ्योरम नहीं लगाते हैं, हम इसको सिंपल तरीके से करते हैं। अपनी प्रोबेबिलिटी जो हम 9th-10th क्लास में करते थे कि अगर हमें किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी तो वो क्या होता था? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। शायद उधर आपको दिखेगा नहीं, मैं थोड़ा इधर लिख देती हूँ इस चीज़ को, कि अगर हमें किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती थी तो वो होता था नंबर ऑफ E बाय नंबर ऑफ S। याद करें 11th क्लास में नंबर ऑफ E का मतलब फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, नंबर ऑफ S का मतलब सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स है, टोटल आउटकम्स, टोटल फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, तो अब हम एक बार स्टेटमेंट देखते हैं, इस तरीके से इसको करने की कोशिश करते हैं, फिर हम बेस पे आते हैं। एक एग्जाम्पल आप अच्छे से समझ जाएंगे तो बाकी क्वेश्चंस आप आराम से करेंगे।
क्वेश्चन सॉल्व करने की पहली कंडीशन है रीड द स्टेटमेंट एटलीस्ट ट्वाइस एंड अंडरस्टैंड। बैग 1 कंटेन्स 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। मैं रफली समझा रही हूँ, पहले आपको ध्यान रखेंगे। बैग 1, ये भी मेरे पास एक बैग है, बैग नंबर 1, इसमें 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स है। रेड को मैंने R से, ब्लैक को B से डिनोट कर दिया। while another bag 2 contains 5 red and 6 black balls। इसके अंदर भाई 5 रेड और 6 ब्लैक बॉल्स हैं। ध्यान दें, 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग्स। एक बॉल किसी एक बैग में से निकाली गई है, किस में से ये नहीं पता हमें। एंड इट इज फाउंड टू बी रेड, और पता लगा कि उसका कलर कैसा है, रेड है। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। तो इस बात की क्या पॉसिबिलिटी है कि उस बॉल को हमने सेकंड थैले में से निकाला था। स्टेटमेंट समझ आई आपको। हमारे पास 2 बैग्स है, बैग 1 एंड बैग 2। बैग में 1 में 3 रेड 4 ब्लैक बॉल्स है, इसमें 5 रेड 6 ब्लैक बॉल्स है। एक बॉल हमने बाहर निकाली और वो रेड मिली। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो इस तरह का इवेंट हो, इसे आपने ए नाम देना है अलग से। क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 बैग हैं, तो ये दोनों हमारे जो हैं वो बनाएंगे हमारी पार्टीशन। क्योंकि हमारे पास 2 ही बैग है, तो या तो हम फर्स्ट बैग में से बॉल निकालेंगे या हम सेकंड बैग में से बॉल बाहर निकालेंगे। तो ये तो हमारे पेयर वाइज डिसजॉइंट हो जाएंगे, तो E1 E2 हो जाएंगे। और जो प्रोबेबिलिटी यहाँ फाइंड करनी है उसे हम ए नाम देंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी, रेड की प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी, रेड तो आ चुकी है। रेड बॉल सेकंड थैले में से आए, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है भाई। अब आप मेरी बात सुनो। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, आप बैग्स चूज करोगे। क्लियर है? तो या तो आप चूज करोगे बैग नंबर 1 या आप चूज करोगे बैग नंबर 2। ठीक है भाई, इसके अलावा तो कोई काम नहीं। हमने क्वेश्चन क्या है, 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग्स। बॉल तो जब निकलेगी जब बैग को चूज कर लोगे। पहले तो मुझे ये डिसाइड करना है कि मैं कौन से थैले में से निकालूँ। तो दोनों में से एक बैग मैं चूज करूंगी, तो बैग 1 बैग 2। तो इस इवेंट को मैंने नाम दे दिया E1, इसको नाम दे दिया E2। तो E1 की प्रोबेबिलिटी, 2 थैले हैं, 2 में से अगर पहला थैला चूज करती हूँ तो प्रोबेबिलिटी 1/2, दूसरा थैला चूज करती हूँ तो भी हमारी प्रोबेबिलिटी 1/2। यहाँ तक क्लियर है आपको बात? भाई मेरे पास 2 थैले हैं, मुझे रेड बॉल पता लगा कि मेरे हाथ में आई है, ऐसी तो नहीं आ गई। अब आपके आगे यहाँ 2 थैले रखे हैं और आपने रेड बॉल निकालनी है। चाहे आप आंख बंद करके निकाल रहे हो तो भी आप किसी थैले में तो हाथ दोगे ना, किसी थैले में तो हाथ दोगे ना, तभी तो रेड बॉल आपके हाथ में आएगी। तो या तो वो बैग 1 है या वो बैग 2 है, तो पहले बैग चूज होगा। तो उस इवेंट को हमने E1 और E2 नाम दिया, जिनकी प्रोबेबिलिटी है 1/2। अगर मैंने पहले बैग में हाथ दिया, E1 इवेंट हो गया। अब मैंने रेड बॉल बाहर निकाली है। क्लियर है? पहले मैंने थैला चूज किया है, अब मैं रेड बॉल बाहर निकाल रही हूँ। तो रेड बॉल को मैंने क्या नाम दिया है, ए नाम दिया है। तो वो ए की प्रोबेबिलिटी कब, जब मैंने फर्स्ट बैग चूज कर लिया है, यानी मैं पहले थैले में से रेड बॉल निकाल रही हूँ। तो पहले में रेड बॉल कितनी है, 3, टोटल कितनी है, 4 और 3 7। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/7। या फिर ऐसा होगा कि मैंने सेकंड थैला चूज कर चुकी हूँ, उसमें मेरा हाथ गया है। तो आंख बंद कर लेते हैं, मान लीजिए हम आंख बंद कर लेते और सेकंड में से रेड बॉल निकाली। तो पहले तो सेकंड थैला में हाथ दिया ना, फिर रेड बॉल बाहर निकाली ना। तो वो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी अब कितनी हो जाएगी, 5 रेड बॉल हैं और 11 टोटल है बेटा। तो ये हो जाएगी 5/11। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी है। इसके अलावा हमारे पास कोई केस नहीं बनता। तो जो नंबर ऑफ एस की बात कर रहे हैं हम, जो नंबर ऑफ एस की बात कर रहे हैं, जो हम टोटल केसेस की बात कर रहे हैं हम, वो क्या हैं भाई। हमने या तो पहला बैग लिया और उसमें से रेड बॉल निकाली, तो इन दोनों की क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट। तो 1/2 × 3/7। ठीक है भाई। देखो ना, अगर इसको मैं फुल डिटेल में आपको बताऊं तो मैंने 2 काम किए। आइदर मैंने लिया बैग 1 एंड देन मैंने ली रेड बॉल। क्लियर? और मैंने लिया बैग 2 एंड फिर मैंने ली रेड बॉल। इस बात को आप समझना, आइदर बैग 1 और ये, और का मतलब भैया यूनियन। भैया तो मैंने बैग 1 चूज किया एंड रेड बॉल निकाल ली,
या मैंने सेकंड बैग चूज किया, रेड बॉल निकाल ली। ये और का मतलब यूनियन, एंड का मतलब ए एंड बी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। इज इट क्लियर? तो जब हम इस प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो वो क्या बनेगा, बैग वन, आइदर बैग वन लिया, बैग वन का मतलब E1, एंड का मतलब डॉट आ जाएगी, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी A/E1। यूनियन का मतलब प्लस, बैग टू लिया, बैग टू लेने का मतलब E2, उसमें से रेड बॉल निकाली तो A/E2। ये हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है। इसके अलावा हमारे पास कोई और केस नहीं बनता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? समझ आ रहा है आपको? जो नंबर ऑफ एस है भाई, इसको मैं अगर लिखूं तो ये आपका है फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल। हिंदी में समझाऊं तो होता था घटना के पक्ष में परिणाम बटे आउटकम्स आएगा भाई, ये आउटकम्स आएगा बटे कुल परिणाम। तो ये कुल परिणाम है, इसके अलावा हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है। आपको बात समझ आई? एक एग्जांपल पर हम थोड़ा टाइम लगाएंगे भाई। E1 फर्स्ट बैग चूज किया, एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, मैं इससे पहले भी बता चुकी हूँ बेस थ्योरम में आपको। और यहाँ पर ये आ जाता है E2 A/E2, तो ये तो हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब हमारा फेवरेबल आउटकम क्या है? बुक में पूछा क्या गया है कि भैया जो रेड बॉल आई है वो सेकंड बैग में से आनी थी। किस में से आनी थी? सेकंड बैग में से। तो जो हमारा फेवरेबल आउटकम बनता है, जिसे मैं नंबर ऑफ ई कह रही हूँ, वो क्या है कि मैंने सेकंड बैग में हाथ दिया, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, और उसमें से मैंने रेड बॉल निकाल ली, तो 1/2 इंटू 5/11। तो हमारी जो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी थी, जो कि सेकंड बैग में से आनी थी, ध्यान देना अब मैं क्या करवा रही हूँ, रेड बॉल तो ऑलरेडी आ चुकी है, हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी कि वो सेकंड बैग में से आए। तो इसके लिए फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। क्लियर? फेवरेबल आउटकम ये है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, और टोटल आउटकम ये है हमारा, जिसे मैंने अभी सॉल्व नहीं किया है, 1/2 इंटू 3/7 प्लस 1/2 इंटू 5/11। तो इसे बेस थ्योरम में सिग्मा लगाकर लिख दिया जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/EI, आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। मैं यहाँ सॉल्व करती हूँ इसको, तो 1/2 इंटू 5/11 डिवाइडेड बाय दिस वन, भाई ये हो जाएगा 1/2 इंटू 3/7 प्लस 1/2 इंटू 5/11, और इसका जो भी हमारा सॉल्यूशन आएगा, ये 11 है बेटा, थोड़ा ज़्यादा शॉर्ट लिख दिया मैंने यहाँ। तो ये हमारी बेज थ्योरम को यूज़ करते हुए इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी, जो मैंने आपको एक सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की है, प्रोबेबिलिटी के तरीके से बताने की कोशिश की है कि अगर आपको कोई गेम दे दिया गया है तो आप उस गेम को कैसे सॉल्व कर रहे हो। अब मैं इसी क्वेश्चन को आपको प्रॉपर बेस थ्योरम के तरीके से बता देती हूँ, कैसे आपने राइट करना है और कैसे एग्जाम में सॉल्व करना है। अब बेस थ्योरम को यूज करके हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, मैं फिर फोकस कर रही हूँ इस बात पर कि आपने सबसे पहले स्टेटमेंट को बहुत डीपली पढ़ना है, डीपली अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद जो ये बैग्स वाली बात है, इन दोनों को आपने E1 और E2 नाम देना है। आपको अपने आप पता लग जाएगा कि E1 E2 कौन से इवेंट है। क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 ही बैग हैं, उसके अलावा बैग नहीं है, तो उन दोनों बैग्स में से किसी एक बैग को चूज करना E1, दूसरे को चूज करना E2 होगा। अब ये जो बात, क्योंकि यहाँ कहा गया 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग एंड इट इज फाउंड टू बी रेड, तो उसे आपने ए नाम देना है। रेड बॉल आपके हाथ में आ चुकी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। देखो रेड बॉल तो आपके हाथ में आ चुकी है, जस्ट ए मिनट, रेड बॉल तो आपके हाथ में आ चुकी है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि वो सेकंड बैग में से है, तो ये आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ अब हम क्या लिखेंगे कि लेट E1 be the event, let E1 be the event that bag number 1 is chosen। हमने पहले बैग को चूज किया। let E2 be the event that bag number 2 is chosen। दोनों की प्रोबेबिलिटी आप साथ साथ लिख भी दो। E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/2। क्यों? 2 बैग हैं, 2 में से एक निकालना है, तो 1/2। और भाई E2 की प्रोबेबिलिटी भी हमारी क्या हो जाएगी? 1/2। ये जो रेड बॉल हमारे पास
पास आई है उसको हमने ए नाम दे दिया। लेट ए बी द इवेंट दैट ए रेड बॉल इज टेकन आउट। रेड बॉल इज टेकन आउट, बस कहाँ से क्या से वो नहीं लिखना है, केवल रेड बॉल हमने बाहर निकाली। किस थैले में से निकाली वो तो फिर कंडीशन आ जाएगी, वो तो कंडीशनल बन जाएगी। तो केवल रेड बॉल को बाहर निकालना, उस इवेंट को हमने नाम दे दिया ए। अब हमारे पास क्या केस होते हैं कि हमने अभी पहला बैग चूज कर लिया और फिर रेड बॉल निकाली है, तो पहला बैग चूज करके रेड बॉल निकालना। इसे आप डिटेल में लिखोगे तो आपको लंबा पड़ेगा, तो आप एक मार्क्स के हिसाब से लिख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी दैट रेड बॉल इज टेकन आउट फ्रॉम बैग वन। रेड बॉल इज टेकन आउट फ्रॉम बैग वन, तो उसकी कोई ज़्यादा नेसेसिटी नहीं है। हमने निकालनी है रेड बॉल बैग वन से, यानी मैंने बैग वन चूज़ किया और उसमें से रेड बॉल निकाली। तो ये देखो अब यहाँ ध्यान देना पड़ेगा, वो थैले तो मैंने इरेज कर दिए। फर्स्ट बैग में 3 रेड हैं, टोटल 7 हैं, तो 3/7 क्लियर। एंड यहीं पर लिख देती हूँ मैं, रेड बॉल निकाली है सेकंड बैग में से, पहले सेकंड बैग चूज किया उसमें से रेड बॉल निकाली है, तो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज 5/11। अब हमें ये देखना है कि हमने निकालना क्या है। तो नाउ वी विल फाइंड probability of red ball taken out from bag second. Red ball taken out from bag number second. Now we will find the probability of a ball taken out from, ध्यान देना भाई, फ्रॉम बैग नंबर सेकेंड, ध्यान देना, इट इज गिवन टू बी रेड, वेयर इट इज गिवन टू बी रेड, और जबकि हमें वो रेड गिवन है, तो गिवन है तो वो कंडीशनल में नीचे की तरफ आ जाता है, यानी कि ये यहाँ आ जाता है। और फ्रॉम बैग सेकंड है तो बैग सेकंड का मतलब E2, तो हमने निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A। तो यहाँ अब आप मेंशन कर देना यूजिंग बेज थ्योरम। यूजिंग बेज थ्योरम प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 डिवाइडेड बाय पहले 1 वाली फिर 2 वाली, 3 केस हो तो 3 ले लेते हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस सिग्मा था उसमें, ध्यान देना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। सेम यही क्वेश्चन आपका बन जाता है, ये बन जाएगा, मैं यहीं ले जाती हूँ आपको, 1/2 इंटू 5/11 डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू 3/7 प्लस 1/2 इंटू 5/11। कैलकुलेशन अब आप अपने आप कर लीजिएगा, ये आपकी आ रही है 35/68, ऑलवेज 1 से लेस आना चाहिए। मैंने इसको सिंपल तरीके से भी आपको बताने की कोशिश की, अगर आप बेस थ्योरम को भूल जाते हो तो टोटल केसेस नीचे और फेवरेबल केस को ऊपर लगाकर आप इसे कर सकते हो, लेकिन यहाँ आपको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, इनका थोड़ा सा आपकी इन पर पकड़ होना जरूरी है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 17। गिवन 3 आइडेंटिकल बॉक्सेज 1 2 3, 3 बॉक्स हैं, तीनों एक से हैं। थोड़ा सा मैं डायग्राम बनाना प्रेफर करूंगी ताकि आपको आसानी से क्वेश्चन समझ आ जाए। 3 आइडेंटिकल बॉक्सेज हैं, बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हैं, 1 2 3, ईच कंटेनिंग 2 कॉइन्स, हर बॉक्स में 2-2 सिक्के हैं। इन बॉक्स 1 बोथ कॉइन्स आर गोल्ड कॉइन, दोनों ही सिक्के गोल्ड यानी सोने के हैं। इन बॉक्स 2 बोथ आर सिल्वर कॉइन्स, सेकंड बॉक्स में दोनों ही सिल्वर के कॉइन हैं। इन बॉक्स 3 देयर इज 1 गोल्ड एंड 1 सिल्वर कॉइन। देखो बिल्कुल कितनी यहाँ तक की हमारी सारी बात इतनी सी डायग्राम में कवर हो जाती है, कितना इजी हो गया। 3 बॉक्स है, एक में दोनों गोल्ड के कॉइन है, एक में दोनों सिल्वर के, एक में 1 गोल्ड 1 सिल्वर। यहाँ तक क्लियर है। और पर्सन चूजेज ए बॉक्स एट रैंडम, अब यहाँ फोकस करो, एक आदमी एक बॉक्स को चूज करता है रैंडमली, यानी कि वो तीनों में से किसी भी बॉक्स को चूज कर सकता है, E1 E2 E3।
पार्टीशन हो गई। एंड टेक्स आउट ए क्वाइन, और फिर एक सिक्का उसके हाथ में आ जाता है, वो एक सिक्का ले लेता है। इफ द क्वाइन इज ऑफ गोल्ड, हमें पहले ही पता लग गया कि सिक्का गोल्ड का है, तो इसे मैंने क्या बताया था कि कौन सा इवेंट आप मानकर चलोगे, ए। रफ वर्क चल रहा है ये। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अदर क्वाइन इन द बॉक्स इज ऑल्सो ऑफ गोल्ड। अब यहाँ पर इसने क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को घुमा दिया है, हमें बेवकूफ़ बना रहा है, लेकिन हम बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। भाई देखो जल्दी से कि एक आदमी ने बैग चूज किया, गोल्ड का सिक्का हाथ में आ गया, एक सिक्का तो उसके हाथ में आ गया। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जिस बॉक्स में से उसने कॉइन निकाला था उसमें बचा हुआ सिक्का भी गोल्ड का ही रह गया। एक गोल्ड हाथ में है, एक गोल्ड अंदर रह गया, तो ऑब्वियसली कौन सा बॉक्स है, वो बैग 1 है। तो यहाँ कुल मिलाकर ये आना था कि कॉइन इज टेकन आउट फ्रॉम बैग नंबर 1। तो इस तरह से भी स्टेटमेंट को घुमाकर आपसे पूछा जा सकता है। तो आई थिंक इट्स वेरी सिंपल। अब मैं इसको थोड़ा सा जल्दी में कराऊंगी, लास्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखकर आप इसको कर लीजिएगा। लेट E1 बी द इवेंट दैट पर्सन चूजेज बैग 1, E2 बी द इवेंट दैट पर्सन चूजेज बैग, नहीं है बॉक्स है, बॉक्स नंबर 2, E3 बी द इवेंट दैट पर्सन चूजेज बैग बॉक्स नंबर 3। तो E1 की प्रोबेबिलिटी, E2 की प्रोबेबिलिटी और E3 तीनों की प्रोबेबिलिटी बराबर आएगी। पहला बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी भी 1/3 है, क्योंकि 3 में से एक बैग लेना है, इसकी भी 1/3 है और इसकी भी 1/3 है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। फेयर नोटबुक में ऐसे नहीं करना है, पूरा डिटेल आपने लिखनी है। और ए हमने ये ले लिया, भाई पर्सन ने बैग चूज कर लिया, बॉक्स चूज कर लिया, ए इवेंट हो गया दैट गोल्ड कॉइन इज टेकन आउट, दैट गोल्ड कॉइन इज टेकन आउट। हो गया यहाँ तक क्लियर है कि भाई उसने गोल्ड के कॉइन को बाहर निकाला है, तो वो ए इवेंट हो गया। तो किस तरह से इवेंट अक्कर हो रहे हैं, अब हमारे पास 3 केसेस अराइज होते हैं। 3 केसेस अराइज, पहले हम उनकी प्रोबेबिलिटीज निकाल लेते हैं कि पर्सन ने फर्स्ट बॉक्स चूज किया E1 और फिर गोल्ड कॉइन निकाला। भाई पहले तो बॉक्स चूज करेगा और फिर उसमें से ए इवेंट अक्कर होगा, यानी गोल्ड कॉइन निकलेगा। अब पहले बॉक्स में 2 कॉइन हैं, दोनों ही गोल्ड हैं, प्रोबेबिलिटी भी गोल्ड की निकालनी है। तो ये कैसी प्रोबेबिलिटी है, श्योर इवेंट है ये, यानी कि गोल्ड ही निकलेगा। गोल्ड भी 2 है और फेवरेबल भी 2 है और टोटल भी 2 है, तो 1 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। क्लियर है यहाँ तक। अब E2 बैग चूज किया और उसमें से गोल्ड कॉइन निकाला। E2 सेकंड बैग चूज किया जिस इवेंट का नाम E2 है, उसमें से गोल्ड कॉइन निकाला। तो भाई इसमें तो कोई गोल्ड कॉइन है ही नहीं। टोटल कॉइन्स कितने हैं, 2, गोल्ड कॉइन्स कितने हैं, 0। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 0। और उस पर्सन ने थर्ड बॉक्स चूज किया तो E3 अक्कर हुआ और उसमें से गोल्ड कॉइन निकाला तो ए इवेंट हुआ। तो 2 कॉइन है जिसमें से एक गोल्ड का है, तो 2 और 1, तो ये आ जाएगी 1/2। यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको तीनों बॉक्सेज चूज कर लिए, तीनों बॉक्सेज में से बारी बारी से हमने गोल्ड कॉइन निकाल लिया। अब इस लैंग्वेज को यहाँ तक आपने ले जाना है कि अब हमें किस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि इट इज गिवन दैट, ये बात आपको जरूर लिखनी है। वी विल फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सेकेंड कॉइन इन बॉक्स इज ऑफ गोल्ड। ध्यान देंगे, सेकेंड कॉइन इन बॉक्स इज ऑफ गोल्ड, दूसरा कॉइन गोल्ड का है। इट इज गिवन दैट, it is given that 1 coin is already gold, 1 coin is already gold। भाई जो कॉइन हमने निकाला था वो तो गोल्ड का था ही था और दूसरा भी गोल्ड का बच गया। तो ऐसा केवल तभी हो सकता है जब वो बैग 1 में से आए, which implies it is possible only when, it is possible only when coin is taken out, coin is taken out from bag number 1। क्लियर। तो ये प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है। तो यहाँ अब हम लिखेंगे यूजिंग बेज थ्योरम।
ध्यान देंगे, बेस थ्योरम को आपने मेंशन जरूर करना है, कर लेना अपने तरीके से। तो अब हमें किस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि गोल्ड कॉइन बाहर आ चुका है लेकिन एक और गोल्ड बच गया। वो कब बचा? जब पहले बैग में से निकाला। पहले बैग का मतलब E1, तो ये हमने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय ए क्या हो जाएगी? बेस थ्योरम से उल्टा कर दो यहाँ पर भाई, E1 की प्रोबेबिलिटी इंटू ए बाय E1 की प्रोबेबिलिटी, और नीचे इनका सिग्मा, यानी कि अलग अलग लिख लो तो भी बेहतर है, अगर आप सिग्मा लगाओगे तो भी कोई गलती नहीं है। E1 की प्रोबेबिलिटी इंटू ए बाय E1 की प्रोबेबिलिटी प्लस E2 यानी सेकंड बैग, ये मैंने आपको बताया फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम क्या है कि गोल्ड का सिक्का है, गोल्ड ही बच गया, तो मैंने बैग 1 चूज़ किया और उसमें से गोल्ड का कॉइन निकाल लिया, ये तो मेरा फेवरेबल आउटकम है। टोटल आउटकम का मतलब है या तो मैंने बैग 1 चूज़ किया, चूज़ करने के बाद गोल्ड कॉइन निकाला, या बैग 2 चूज़ किया, चूज़ करने के बाद गोल्ड कॉइन निकाला, या फिर यहाँ नीचे लिखती हूँ, पता नहीं उधर दिख रहा है कि नहीं आपको, बैग 3 चूज़ किया और उसमें से गोल्ड कॉइन बाहर निकाला। इसके अलावा कोई टोटल केसेस बचते नहीं है। तो आप इसे बेस थ्योरम तो हो ही गई, और अपना प्रोबेबिलिटी जो हम 9-10 से सीखते आ रहे हैं उस तरीके से भी हमारा क्वेश्चन हो गया। इन सब वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दो। 1/3 ए बाई E1 ये रहा 1/3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय, ध्यान देना है 1/3 इंटू 1, E2 ये 0 है तो 1/3 इंटू 0 ये हमारी 1/2 है, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 1/2। अब मेन रह जाता है इसकी कैलकुलेशन, तो इसके लिए अब मैं यहाँ पर इन बॉक्सेस को एक बार इरेज कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन भी समझ आ जाए। एक बार जल्दी से देखें, 1/3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर में तो आ जाएगा 1/3, और डिनोमिनेटर में 1/3 को 1 से करोगे तो 1/3, 0 को करोगे तो 0 हम छोड़ देते हैं, और इन दोनों की प्रोडक्ट करोगे तो 1/6 आएगा। ठीक है भाई, तो न्यूमरेटर में तो 1/3 रहने देते हैं, और डिनोमिनेटर में 6 एलसीएम लोगे तो 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 प्लस 1, ये बन गया 1/3/3/6। रिवर्स कर दो 1/3 इंटू 6/3, 3 2 जा 6, और आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 2/3। ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ आया है। आप इन एग्जाम्पल्स को अच्छे से स्टडी कीजिए, इनकी हेल्प से कुछ क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। बाकी के एग्जाम्पल्स मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कराती हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।